नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक टारगेट एसएससी प्री को लेकर एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 2025 एसएससी को टारगेट किया गया था, उसमें हर वीक एक टेस्ट लिया जाता है। उसी टेस्ट के लिए उसकी जो आंसर की है उसी की हम बात करने चाह रहे हैं। उसका एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके किस प्रकार के आंसर हो सकते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं आरएस की जो टेस्ट सीरीज है एसएससी की, उसके अंदर प्री के अंदर कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है पहला, इसको देखिएगा। एक तरफ मौर्य प्रशासन के अधिकारी दे रखे हैं और दूसरे में उनका कर्तव्य या फिर उनका विभाग दे रखा है। इसको देखिएगा, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य की अर्थशास्त्र के अंदर अधिकारियों की जानकारी दे रखी है और अधिकारी मुख्य रूप से एक तो तीर्थ होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की जानकारी हमको चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। वो फर्स्ट लेवल के और वो सेकंड लेवल के अधिकारी आपको देखने, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। समाहर्ता कलेक्टर इंग्लिश के अंदर, तो कलेक्टर इंग्लिश के अंदर होगा तो सिंपल सी बात है, कलेक्टर को इंग्लिश में देखिए तो ग्रांड कलेक्टर के रूप में, किसके रूप में, यानी कि ग्रांट को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, समाहर्ता करेगा। दूसरा सन्निधाता, कंटीजिस, कंटीजिस का मतलब जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो कोष को ध्यान रखने वाला अधिकारी होता है, उसको कोषाधिकारी के रूप में जाना जाता है। तीसरा कार्मांतिक, कार्मांतिक मुख्य रूप से कौन सा होता है, हेड ऑफ फाइनेंस, इसको अकाराध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में, अकाराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, कार्मांतिक होगा। और चौथा व्यवहारिक प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या मिलेंगे, कोर्ट मिलेंगे। तो क्रांतिक के रूप में, व्यवहारिक के रूप में किसको, मुख्य जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। तो पहले के अधिकारी और उनके रिलेटेड उनके कर्तव्य या विभाग का है। तो पहले का आंसर 4, पहले का आंसर 4, सेकंड का आंसर फर्स्ट, तो इसके अंदर बी आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 के अंदर वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये शीट्स इस तरह के एमएस एक्सेल में देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर दो चीज आपको देखने को मिलती है, इनको तो कहा जाता है पंक्तियां और इनको कहा जाता है कॉलम। यानी कि ये कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे और ये कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे। ठीक है, इनको एबीसीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें पूछा क्या है, एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम शीट्स कितनी हो सकते हैं, मैक्सिमम्स। तो इसके अंदर कितनी हो सकती हैं, 16,000, 1,48,000, 1,48,576, 16,000। तो ध्यान रखिएगा 1,48,576, इसके अंदर अधिकतम क्या हो सकते हैं, अधिकतम संख्या हो सकती है किसकी, पंक्तियों की। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तीसरा, भारत के अंदर वर्षा की परिवर्तिता, परिवर्तिता को ध्यान रखिएगा, वेरिएबिलिटी, यानी कि उसमें परिवर्तन आपको ज्यादा दिखाई नहीं देता है, यानी कि लगभग एक जैसी दिखाई देती है। निम्नतम का मतलब सिंपल सी बात है कि उसके अंदर लोवेस्ट, उसके अंदर परिवर्तनता आपको बहुत कम दिखाई देगी। तो कहां दिखाई देगी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, राजस्थान के थार के मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में, सेंट्रल इंडिया के अंदर और ईस्टर्न पूर्वी तटीय भागों में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका साउथ इंडिया है, इस साउथ इंडिया के अंदर ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के अंदर शेडो बनता है, जिसके कारण इस स्थल पर आपको वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसकी बात इसमें कही गई है। तो कहा गया कि वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम कहां पर है, तो निम्नतम कहां पर दिखाई देगी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, इस ढाल के ऊपर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर आपको परिवर्तनता कम दिखाई देगी। इसको ध्यान रखिएगा, वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक पुरस्कारों का क्वेश्चन है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर एक दूसरे या तीसरे एग्जाम्स में एक पुरस्कार प्राइज पूछा ही जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा किसको दिया गया, तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। दादा साहब के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एसएससी फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है,
जिसके अंदर आप अपने आप को इस तरीके से इनबिल्ड कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, जिससे वो एग्जाम्स आपके लिए बड़ी आसानी से क्रैक किया जा सके। तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, नंबरों पर गोल करके आप इसको देख सकते हो, ले सकते हो आप ही के लिए। नेक्स्ट, लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी का वाहक कौन होता है? लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी आपको पता ही है, जल, दूषित जल से, किससे? दूषित जल से इस प्रकार की बीमारी फैलती है। और ज्यादातर ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी मुख्य रूप से जो जानवरों के डॉक्टर या फिर जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं, उनके अंदर आपको इस तरह की बीमारी ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो इसका वाहक पूछा है, इसमें कैरियर कौन था? इसका कैरियर तो मच्छर, चूहा, सुअर या बिल्ली। तो ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का जो वाहक होता है वो चूहा होता है। ये जानवरों में और इंसानों में दोनों में हो सकती है। गंदे जल से, दूषित जल से बीमारी फैलती है, इसका वाहक चूहा होता है। और ज्यादातर जो जानवरों के डॉक्टर या पेट्स डॉक्टर हैं, उनमें इस तरह की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना, राजभाषा को लेकर आपको पता है करंट के अंदर भी बड़ा विवाद चल रहा है, तो इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी राजभाषा की जानकारी आपके सामने दी गई है। हिंदी हमारी राजभाषा है, जो कार्यकारी या सरकारी कार्यों में जिसका इस्तेमाल किया जाए। उसी के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 344, और उसके अंदर बताया गया है कि राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं बनाए जाएंगे। तो 344 के अंदर जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो उसके अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया, जो वर्तमान में आपके गृह मंत्री के रूप में या सहकारिता मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको देखिएगा, एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ उसके ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियों के बारे में जानकारी दे रखी है। महानदी आपको पता ही है, हंसदेव महानदी आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी, ये महानदी आपको। दूसरा, गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। प्राणहिता बिल्कुल इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी बिल्कुल मूसी और चर्चा का विषय भी बनी है, इसको भी जानने के। तापी नदी, ये सारी नदियां कहां जाती है? अरब खाड़ी में जाती हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और ये जो ताप्ती नदी है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होती हुई अरब सागर के अंदर गिरती है, ठीक है। ये सभी की सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, और ये कोई भी डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है, और ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। क्यों? क्योंकि ये मैदानों में ना बह करके रॉक्स के अंदर बहती हुई है, ठीक है। तो इसको जान के, और इसकी कोई भी डंग इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। बाकी की सभी सहायक नदियां बिल्कुल करेक्ट इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोटिक एंजोरियम रोग संबंधित क्या है? अब इस रोग के अंदर ध्यान रखिएगा, इस रोग के अंदर जो आपका हृदय होता है, हृदय की जो धमनियां होती हैं, वो धमनियों का आकार बढ़ जाता है, यानी कि उनमें क्या आ जाती है? फुलावट आ जाती है, वो फैल जाती हैं, जिसके कारण सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो जो हृदय की धमनियां होती हैं वो फैल जाती हैं, और फैलने के बाद वो बड़ी हो जाती हैं, जिनके अंदर उनके अंदर फुलाव देखने को मिलता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो इसका संबंध किससे है? हृदय से इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और संविधान से आपके हर एक एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू संघ समितियों के अध्यक्ष थे, और संघ समितियों के में 9 सदस्य इसके अंदर शामिल थे। तो संघ की शक्तियों की समिति के 9 सदस्य बिल्कुल करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल करेक्ट है। के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका गलत होगा, गलत इसमें पूछा गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना का संबंध किससे है? आपके एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, किससे रिलेटेड? तूफान से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, चक्रवात और तूफानों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर केंद्र के अंदर निम्न दाब का क्षेत्र और बाहर के अंदर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के चक्रवात देखने को मिलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के चक्रवात आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो ये दाना का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आपको बंगाल की
खाड़ी में देखने को मिलेगा। और ये दाना जो तूफान है वो कहीं ना कहीं आपको उड़ीसा के तट पर देखने को मिला। कहां पर? उड़ीसा के तट पर। इसको ध्यान रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार जिससे आपके देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा रिजर्व, फॉरेन रिजर्व होगा, उतनी आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत माना जाएगा। तो इसमें पूछा गया उनका क्रम क्या है, तो अमेरिकन, चीन, जापान, चाइना, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, भारत, अमेरिका, चीन, भारत और जापान। इस तरह का क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मुद्रा भंडार आपको चीन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 ट्रिलियन से ज्यादा आपको विदेशी मुद्रा भंडार का देखने को मिलेगा। और भारत की बात करें तो लगभग 698 बिलियन डॉलर के आसपास आपको विदेशी मुद्रा भंडार देखने को मिलेगा। यहां बिलियन है और यहां ट्रिलियन आपको देखने को, तो अंतर आपको दोनों ही दिखाई दे जाएंगे। तो 20 का आंसर आपको सादा दिखाई देगा। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पर भारत देखने को मिलेगा। डिएगो गार्सिया सहित चौगोस द्वीप समूह की संप्रभुता ब्रिटेन सरकार किसे सौंपेगी? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय हो गया, लेकिन करंट का विषय हो गया। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा करी है कि जो हमारे पास 1960 के आसपास, 65 के आसपास जो हमारे पास द्वीप था, हम उस द्वीप को उसी देश को सौंप रहे हैं जिसका उसके ऊपर वास्तविक अधिकार होना चाहिए था। तो मॉरिशस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नावे। तो ध्यान रखिएगा किसको सौंपा गया? मॉरिशस को सौंपा जाएगा ये द्वीप। ध्यान रखिएगा। और ये द्वीप है कहां? ये द्वीप हिंद महासागर में है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप 29 सम्मेलन के जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर 2024 और 25 में कोप, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 29 का समझ में आ गया। तो इसके अंदर पूछा गया 63 देशों की रिपोर्ट में 90 वैश्विक उत्सर्जन के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल 90% बिल्कुल उम्मीदवार हैं। इस सूची में 10वें स्थान पर है भारत। इस सूची में 10वें स्थान पर है, जिसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन CO2 है वैश्विक। हाँ बिल्कुल वैश्विक। देखिए वैश्विक कितना है और हमारा कितना है? हमारा सबसे बहुत कम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क और नीदरलैंड और यूके, ये भी सही है। और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। तो ध्यान रखिएगा कोप जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है उसमें ये सारी जानकारी तो देता है, लेकिन कभी ये जानकारी नहीं देता कि उसमें लास्ट में कौन किसने कार्य किया या कौन लास्ट में रहा। वो सिर्फ ऊपर की हेडलाइन या ऊपर के नंबर पर जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हीं के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपका गलत आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी, ये हुआ कहां था? ये बाकू के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ? बाकू के अंदर, अजरबैजान। बाकू किसकी राजधानी? अजरबैजान। और अगला कोप 30 भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके अंदर। तो अगला कोप 30 कहां पर होगा? अगला कोप 30 ब्राजील के अंदर होगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस पाकिस्तान 2024 के एकल खिताब जेनरिक सिनर ने जीता, जिसका संबंध किससे है? यूएस ओपन, ये 24 के एकल खिताब को जेनरिक सिनर ने किससे जीता बताओ? तो जेनरिक सिनर, जिसका संबंध किससे है? ये सिनर के बारे में पूछा गया है जिसने यूएस ओपन जीता। वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकन आपको देखने को मिलेगा, यूएस आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ के अंदर फ्रेंच आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ष के अंदर 4 ओपन टेनिस या लॉन टेनिस के आपको देखने को मिलेंगे। तो जेनरिक सिनर का संबंध किससे? इटली से, पुर्तगाल से, स्पेन से। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जेनरिक सिनर का संबंध किससे है? इटली से। इसको ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इनके द्वारा जीता गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली की कौन सी महिला मंत्री है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बात करें, जब दिल्ली बनाया गया तो उसमें मदन लाल खुराना सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, मदन लाल खुराना। जब दिल्ली को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। ये बात जब की कर रहा हूं, उससे पहले अगर बात करें 1951-52 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम सीएम के तौर पर जाने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में ध्यान रखो, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज।
सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित। तीसरी कौन थी? आतिशी। और वर्तमान के अंदर कौन है? रेखा गुप्ता। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्तमान में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कौन से नंबर की है? 4th नंबर की है। और इसमें पूछा क्या? महिला मुख्यमंत्री आतिशी, तो आतिशी दिल्ली की महिला के रूप में कौन सी? 3रे नंबर की मुख्यमंत्री रही हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सुषमा स्वराज इन सब के अंदर सबसे कम कार्यकाल वाली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन हो गई? सुषमा स्वराज। इसको याद रखिएगा। साथ साथ में अंदर सर्वाधिक कार्यकाल वाली मुख्यमंत्री भी, महिला मुख्यमंत्री भी और सामान्य मुख्यमंत्री के तौर पर भी कौन हो सकती है? शीला दीक्षित हो सकती है। ध्यान रखिएगा, शीला दीक्षित भी कितनी बार रही? 3 बार रही। और आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल भी कितनी बार रहे? 3 टाइम्स रहे। लेकिन तीनों बार इन्होंने क्या किया? अपना कार्यकाल पूरा किया। यहां पर एक बार इनका 2 बार कार्यकाल पूरा हुआ। अच्छा, इनडायरेक्ट रूप से पूछ ले, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल को। 3 बार मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन एक टर्म के अंदर सबसे कम मुख्यमंत्री रहने वाले, एक टर्म के अंदर सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले भी कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। भारत सरकार के अधिनियम 1935, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे आपका लगभग 70% आपका संविधान लिया गया है, जिसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है, सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। उसमें प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात बिल्कुल की गई थी। अखिल भारतीय संघ बनाने की केंद्र में, बिल्कुल ये भी सही थी। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, तीनों के तीनों इसमें क्या है? सही है। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व भुखमरी सूचकांक के अंदर 2024 के अंदर 127 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ये इस तरह का इंडेक्स आपके हर एक एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा जाता है। इस इंडेक्स को हमेशा क्या रखें आप? ध्यान रखें। तो भारत का स्थान कौन सा है? 105 नंबर भारत का स्थान है। भारत के अंदर नंबर कितने मिले आपको? 27.3। और ये अति दयनीय स्थिति आपकी मानी जा सकती है किसके अंदर? भूखमरी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का इंडेक्स आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? जिस दिन भारत गणतंत्र बना था उस दिन की स्थिति के बारे में यह पूछ रहा है। तो क्या था? लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए 26 जनवरी को हमारे संविधान में कहीं भी पंथ निरपेक्ष नहीं था और हमारे संविधान में समाजवादी नहीं था। ये दोनों तो आपको पता ही है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों होंगे नहीं तो दोनों कट गए। अब बात करें किसकी? इन दोनों में से, लोकतांत्रिक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आपको पता ही, आपकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना की पहली लाइन ही क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उसमें से 2 शब्द निकाल दो तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। समझिएगा, 5 व्यवस्थाएं दे रखी है, 5 में से 3 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य, और बाद में 2 और जोड़ दी गई, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। इसको ध्यान रखिएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार 2024 को हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 किसको दिया गया? इस तरह के सरकार के द्वारा नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे गांवों को डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म की दृष्टि से। तो इसका संबंध किससे है? कौन सा गांव? आंध्रो गांव या कई जगह एंड्रो गांव भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब इस तरह का गांव आएगा तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर के अंदर। किसके अंदर? मणिपुर। इसी तरह का राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, देवमाली, राजस्थान का देवमाली गांव भी पर्यटन की दृष्टि से देखा गया। यूपी का महादेवपुरा, यूपी के इस गांव को जो कि बागपत जिले में है, ठीक है। तो इस तरह के गांवों को भी टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया गया, तो उनको भी ये पुरस्कार दिया गया, महादेवपुरा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऊंची जातियों में हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब, उच्च जाति हिंदू महिला, उच्च जाति हिंदू महिला, दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी, रुकैया हुसैन, पंडित रमाबाई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी महिलाओं का संबंध कहीं ना कहीं महिलाओं के रिफॉर्म से है।
नारीवादी आंदोलन से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। महिलाओं के समाज के अंदर उन्नति स्थिति पर इन्होंने कार्य किया है। ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी, और ध्यान रखिएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें स्पेशल एक बुक पूछी गई है, एक किताब पूछी गई है। तो इस किताब का संबंध किससे है? पंडित रमाबाई सेन का संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर इकोनॉमी, तेल, गैस और समुद्री उत्पाद। ब्लू वाटर इकोनॉमी, अब ब्लू वाटर इकोनॉमी का मतलब ही समझ लिए, ब्लू तेल, गैस और समुद्री उत्पाद को लेकर ये स्थान दिया गया। तो ब्लू वाटर इकोनॉमी के अंदर सबसे टॉप पर कौन आएगा, ये एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ब्लू वाटर इकोनॉमी के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा है? वेनेजुएला रहा है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला कहां पर है? तो वेनेजुएला आपको पता ही है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसको भी ध्यान रखिए, केले के लिए भी जाना जाता है वेनेजुएला, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक तरफ सूची और एक तरफ उसके मिलान करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत काल, जो सल्तनत या फिर मुगल काल से मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब के पद पर कौन था? तो अमीर हाजिब किसको कहा जाता था? चीफ मैनेजर को कहा जाता था। आपको पता ही है कि जब आपके वो इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया, रजिया के समय हाबिज को, जो दक्षिण अफ्रीका का एक गुलाम लेकर आए थे, उसको इस पद के ऊपर बैठाया गया था। मीरे अर्ज, मीरे अर्ज आपको पता होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अर्ज का संबंध किससे? सेना से है। आपको पता ही है बलबन के द्वारा, बलबन ने आरिज ममालिक इस तरह के पद का निर्माण किया था। मुशरिफ, मुशरिफ के बारे में ध्यान रखिएगा, मुशरिफ का कहीं ना कहीं संबंध अकाउंट से आपको देखने को मिलेगा, लेखाकार से। और बरीद, बरीद मुख्य रूप से क्या माना जाता था? गुप्तर या इंटेलिजेंट ऑफिसर के रूप में माना जाता था। बरीद मुबालिक, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? बरीद मुबालिक के नाम से भी जाना, बरीद मुमालिक, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपके मध्यकाल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीर हाजिब का नंबर ए पर कौन होगा? 4। ए पर 4, एक ही है, एक में ही है, तो ये सब बाई डिफॉल्ट ही क्या हो गया? सही हो गया। फिर भी देख लेते हैं सेकंड का, थर्ड, सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का थर्ड, ये नहीं, ओके सॉरी, फर्स्ट का थर्ड है चीफ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट का थर्ड आपको देखने को मिलेगा, बी का 4, अर्ज का बिल्कुल 4 नंबर देखने को मिलेगा। सी इसका आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूछा गया है, कथनों के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल है, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण के अंदर हिंद महासागर स्थित है, बिल्कुल दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। तो ये तो तीनों की तीनों ही बातें इसमें क्या हो गई? सही होगी। तो इसका आंसर डी है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उपमहाद्वीप के अंदर भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इसको ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ सलाइन वेटलैंड इकोसिस्टम, सांबर लेक पर प्रथम पुस्तक है। सांबर लेक के ऊपर, जो सांबर लेक जो कि राजस्थान के अंदर है और सबसे बड़ी नमक उत्पादन झीलों में इसको जाना जाता है, झीलों में इसको जाना जाता है, जयपुर के अंदर है। इसी के ऊपर एक किताब लिखी गई, कंजर्वेशन ऑफ सलाइन वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इसकी तैयारी के साथ देखिए, इस तरह की बुक्स आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम्स के अंदर एक बुक आपकी पूछी ही जाती है। लेटेस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट के अंदर एक बुक अभी आपको पता ही है, राष्ट्रपति के जो द्रौपदी मुर्मू है, वो द्रौपदी मुर्मू के जो भाषण है, उन भाषणों का कलेक्शन करके राजनाथ सिंह के द्वारा जारी की गई पुस्तक है। एक अभी पुस्तक जो आपने, ये जो अभी आपका जो 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी समय अमित शाह के द्वारा भी एक पुस्तक जारी की गई है। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन बुकों का याद रखा करो। ठीक है, तो ये बुक कौन सी है? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई कौन सी है? कंजर्वेशन ऑफ सलाइन वेटलैंड। वेटलैंड के अंदर ध्यान रखिएगा, वेटलैंड मुख्य रूप से आपको पता ही है कि जो आपके दलदलीय जो क्षेत्र होता है, जहां पर पानी की मात्रा अधिक होती है, उस स्तर को वेटलैंड के रूप में जाना जाता है, जहां पर आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। सर्वाधिक वेटलैंड आपको देखने को भी कहां मिलेंगे? तमिलनाडु के अंदर। वर्तमान के अंदर देश के अंदर 91 वेटलैंड के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें वर्तमान के अंदर अभी राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 वेटलैंड की घोषणा भी की गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
और लास्ट के अंदर निम्न में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि MS वर्ड के 2000 के अंदर रूलर विकल्प को सक्षम बनाने के लिए निम्न में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है, रिव्यू का, पेज लेआउट का, डिजाइन का या व्यू का। तो आपके कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी को टारगेट कर करके आपका यह पूरा का पूरा पेपर का फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके अभी जो आपका प्री एग्जाम्स होने जा रहा है SSC को, उसको टारगेट करके किया गया है। तो उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा व्यू। इसको देखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जो इंडिया जीके का जो पार्ट था जीके का SSC के अंदर, उसको मैंने सॉल्यूशन करवाया था। इसी तरह वीकली आपका एक टेस्ट होता है और उसका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन करवाया जाता है, ऐप के ऊपर वो अवेलेबल है। तो आप इस तरह की टेस्ट सीरीज दीजिए और जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और जो आपका SSC प्री का एग्जाम है उसको आप आसानी से क्रैक कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के मिलते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।